Good morning, students. Today we are going to discuss about the an introduction to microeconomics and its basic concepts. Okay. Myself Ajay Yadav. Okay, I am your economics teacher as well as accountancy and business also. Okay. तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर होने वाली है. ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे आज. सिर्फ इसमें हम मीनिंग ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेंगे और इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे कि क्लासिकल एंड केनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थे, इन लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स को लेकर क्या कहा था. ठीक है, उनकी क्या विचारधारा थी. हम इस टॉपिक में आज इसको क्लियर कर लेंगे. तो इससे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है अपना कॉमर्स पॉइंट, ओके, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें. ठीक है, आप उसको वीडियो हमेशा रोज देखते रहें. और ये हमारा आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है, अभी तक हमने कोई भी इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई टॉपिक नहीं बनाया है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, इकोनॉमिक्स में आपने दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी. एक होती है माइक्रो और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है. एक ज़मीन है तो दूसरा एक आसमान है. ठीक है, देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका मतलब होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए. पर्टिकुलर से मेरा मतलब है किसी भी एक सिंगल यूनिट के लिए. ठीक है, एक छोटी इकाई के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं. तो वहाँ पे जो स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. ठीक है, जैसे हाउस होल्ड की स्टडी कर ली आपको, किसी भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में अगर आपको पढ़ना है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में पढ़ना है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजप्शन के बारे में पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, आप समझ गए होंगे. क्लास 11 में आपने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है. यहाँ पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स वही चीज़ कि जो भी हम सिंगल यूनिट्स में अभी तक पढ़ते आ रहे थे. ठीक है, जैसे हाउस होल्ड पढ़ लिया, किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी कर ली. अब हम क्या करें, पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे. पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक में जितना भी मतलब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हो रहा हो या पूरा कंजप्शन हो रहा है या प्राइस लेवल क्या है, मतलब अब हम ओवरऑल पढ़ेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या पर्टिकुलर किसी हाउस होल्ड के बारे में. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे जो भी स्टडी होगी हमारी इकोनॉमिक्स की वो होगी एज अ होल. ठीक है, तो स्टडी रीड करते हैं. पॉइंट नंबर 1, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. सबसे पहले याद रखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल. वही चीज़ कि इसमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है वो इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करती है. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक एक चीज़ों को एक एक करके पढ़ा, मतलब किसी फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, उसकी स्टडी कर ली, हाउस होल्ड की स्टडी कर ली. अब क्या पढ़ेंगे, इन सबका एक ग्रुप, पूरा टोटल इकोनॉमी में पूरा ग्रुप ले लेंगे, मतलब हर चीज़ आ जाएगी इसके अंदर. ठीक है, फर्म, कंपनी, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी. ठीक है, तो इन सब ओवरऑल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम ये पूरी स्टडी करते हैं तो हम इससे हम क्या करते हैं, इससे हम असरटेन करते हैं कि हमारे देश की जो GDP है, नेशनल इनकम है, उसमें क्या कंडीशन है. ठीक है, उसको मेज़र कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम. ठीक है, हम बात करें इनकम की, तो अगर इनकम की स्टडी करनी है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है. हम बात करें डिमांड की, तो अगर उसकी स्टडी करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करेंगे. हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी स्टडी अगर आप करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे. लेकिन अगर हम एग्रीगेट वर्ड आगे यूज़ करते हैं, अगर हम एग्रीगेट वर्ड का यूज़ करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तो इन दिस केस हमें स्टडी करनी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की. ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब पूरा होल ऑफ इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी में क्या हमारी डिमांड है, क्या सप्लाई है, ठीक है, क्या प्राइस लेवल है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, एक सिंपल सा डिफरेंस है बस. आपको जिससे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइक्रो मैक्रो का मतलब पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन वो उसके एकदम कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल चीज़ के लिए होती है. बस आप इतना ध्यान रखिए, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए होती है. ठीक है, हम वहाँ से असरटेन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ क्या प्रॉब्लम है.
क्या उसके अंदर डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है, इंडिविजुअली हम देखते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, पूरी एसरटेन करना हो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में, तो वहाँ पे हमें पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट सेविंग। देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेशनल इनकम। आप सभी जानते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मतलब हिंदी में कहते हैं जिसको राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, हमारी जो टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके अंदर जितना या तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको तीन तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अगर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर वैल्यूज को ऐड कर दें तो उसको नेशनल इनकम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम पर्टिकुलर ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट भी कर रही हो या हम भी कर रहे हो या कोई कंपनी फर्म जो भी कोई खर्चा कर रहा है, तो उसको भी हम उससे भी एसरटेन कर सकते हैं नेशनल इनकम को। अब तीसरी चीज़ क्या है? थर्ड जो पॉइंट है इसको कैलकुलेट करने का, वो जैसे पहले हमने पढ़ा है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर दिया वो आपका इसमें आ गया, एक एक्सपेंडिचर का आ गया, तीसरा इनकम का आ गया। जो भी इनकम आप जनरेट करते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग जितनी भी इनकम को जनरेट करते हैं, अगर उन सारे इनकम को ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम। अब एक वर्ड आता है बार बार, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब? पर कैपिटा का मतलब है पर हेड, मतलब एक व्यक्ति की आय। तो उसको कैसे निकालेंगे? सिंपल, टोटल आप इनकम ले लीजिए, मतलब ये नेशनल इनकम ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया आपके लिए समझना आपकी नेशनल इनकम क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है। टोटल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि पूरी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ना कि किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। एग्रीगेट स्पेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, जितना भी लोग खर्च करते हैं पूरा। एग्रीगेट सेविंग और एग्रीगेट कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल। देखिए जनरल प्राइस लेवल का सिंपल मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस से मतलब नहीं है। यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी और सारी की सारी चीज़ों का प्राइस यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पहले इसकी क्या विचारधारा है, कि लोगों के जो पहले हमारे इकोनॉमिक्स थे वो क्या सोचते थे इसके बारे में, उनकी क्या विचारधारा थी, उन्होंने इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आए, मतलब पहले के इकोनॉमिक्स क्या सोचते थे, आपके इकोनॉमिक्स क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें डायरेक्टली हम पढ़ेंगे जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्लासिकल एंड केन्स स्कूल ऑफ थॉट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और एक केन्स है, ठीक है, इसको केन्स भी कहते हैं। केन्स एक इकोनॉमिस्ट है और यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को किस तरह से डिफाइन किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया था, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे कि केन्स क्या सोचते थे इकोनॉमिक्स के बारे में और उन्होंने किस तरह से उनकी बातों को काट दिया। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या विचारधारा थी, क्या सोचा करते थे, क्या उन्होंने डेफिनेशन दी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये होना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केन्स ने उनकी सारी बातों को कट कर दिया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की किसी भी बात पे सहमत नहीं थे। केन्स ने एक अलग ही डेफिनेशन दी, उन्होंने एक अलग ही सिचुएशंस और कंडीशंस बताई। तो स्टार्ट करते सबसे पहले देखिए जो क्लासिकल थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जैसे एडम स्मिथ, जे.एस. स्मिथ, मार्शल एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इज प्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट्स हु बिलीव फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशन। उन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो एक नॉर्मल कंडीशन है, मतलब सबको रोजगार मिल जाए, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। आप खुद समझ सकते हैं कि सबको रोजगार मिल जाए ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसको अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। एनी डिसइक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, मतलब कोई भी डिसइक्विलिब्रियम होती है तो वो काफ़ी समय तक नहीं रहेगी, कुछ समय के बाद वो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे ठीक हो जाएगा, वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ठीक हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। आगे ये कहते हैं जैसे कि इनका कहना था, यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पर है आपका कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। मतलब क्या हुआ कि मतलब आप कुछ कितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए,
कुछ भी बनाइए, कितना भी प्रोडक्शन किया उसकी डिमांड हो जाएगी। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स सोचते थे। उन्होंने कहा कि कितनी भी सप्लाई कर लीजिए, कितना भी प्रोडक्शन करिए, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो मतलब बराबर हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई टू एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाता है। उनका कहना था। किसके थ्रू हो सकता है? प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हो सकता है। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के दाम प्राइस उसका 10 रुपीज़ है, ठीक है, अगर उसका प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, और जबकि यहाँ पर 10 रुपीज़ प्राइस रखा हुआ है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बराबर नहीं आ रही, मतलब 10 प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही, ठीक है, 10 यहाँ पर नहीं हो पा रहा है सपोज दैट, तो ये क्या करते हैं कि उसका प्राइस को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, मतलब डाउन कर देते हैं, मतलब प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइस को डाउन करके एग्रीगेट डिमांड को इक्वल करते हैं। समझ में आ गई बात है कि प्राइस को कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा होता है जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा ही कहते थे कि अगर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, प्राइस गिरा देंगे और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक तो इनका ये कहना था। तो लॉर्ड जो केन्स थे उन्होंने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन केन्स नहीं कहते हैं, केन्स कहते हैं ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन कैसे हो सकती है, ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है। इनके हिसाब से अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो है आपकी नॉर्मल कंडीशन। समझा की बात है? इज अ नॉर्मल कंडीशन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। रीजन दैट एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज लेस। एग्रीगेट डिमांड जो इनका कहने का मतलब था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, वो कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर इक्वल हो जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो भाई नॉर्मल कंडीशन अपने आप हो जाएगी कि जितना कुछ बना रहे हैं उतना सब डिमांडेड हो रहा है, इसका मतलब सबकी जेब में पैसा है। सिंपल सी बात है, सबकी जेब में पैसा है तो इसका मतलब सबके पास रोजगार भी होगा। जनरल सिंपल सी बात है। तो ये तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा सोचा करते थे कि भाई जितना भी कुछ हम बनाएंगे सब डिमांडेड हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन केन्स ने इसको कट कर दिया, बोला ऐसा नहीं होता है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल कंडीशन होती है और एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, ठीक है। इसका रीजन उन्होंने बताया था रिजिडिटी इन प्राइस, मतलब नो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्राइस में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी करके आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन फीचर्स थे और मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताएंगे। आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे, ठीक है। और इस पैंडेमिक में आप भी समझ सकते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस पैंडेमिक को देख करके ये क्लासेस आगे ऑनलाइन ही चलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी रहिए हमेशा और सारे वीडियोस को आप देखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को ज़रूर बताइए, ठीक है, उसको शॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम्स में भी आएंगी ही क्योंकि भाई आप सामने से इंटरेक्ट होते हैं, वहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम शेयर नहीं करते जल्दी, ये तो ऑनलाइन वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के हर डिफ़िकल्टी को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए एकदम ईजिली मैनर में, ठीक है। तो आप लोग भी इसके लिए हमें सहयोग करें, ठीक है। वीडियोज़ बराबर देखते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमसे पुटअप करें, उसका सोल्यूशन यहाँ से जरूर किया जाएगा। और किसी भी वजह से आप ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई नहीं चल स्टडी मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही है, सब कुछ रुक गया है, ऑनलाइन क्लासेस से कोई बेनिफिट मिला, ऐसा दिमाग में मत लाइएगा प्लीज़। उसके लिए हम लोग आपको ऑनलाइन में बिल्कुल आप जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, लेकिन बस क्लासेस बराबर लेते रहिए और इनके नोट्स बराबर बनाते रहिए आप, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इसके नोट्स बनाने हैं बेटा, नोट्स बनाने, आपको नोट्स बनाने हैं और मंडे को एवरी मंडे को हम लोग इस पर चेक करेंगे,
ठीक है। आप अपनी कॉपीज लेके स्कूल में आएंगे, वहाँ पर इसको चेक करेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नोट्स बराबर बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।